हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 5 में। शुरू करते हैं। कल होना था वैसे ये, बट कल वाला लेक्चर आपका कैंसिल हुआ किसी कारणवश। चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा। आइए शुरू करते हैं आज का खेला। लेक्चर नंबर 5 सही है ना? लेक्चर नंबर 5 ही है। आवाज आ रही है? दिखाई देने ला रहा हूं, सुनाई देने लाग रहा हूं, दिखाई देने लाग रहा हूं। ठीक है। एक आके पहले ही गिरा, आई एम नॉट फाइन कविता। कविता ने पूछा भी नहीं कि हाउ आर यू। एक बता रहा खुद से कि आई एम नॉट फाइन कविता। इस भीड़ में कोई कविता होगी जो जिसे वो बताना चाह रहा है कि आई एम नॉट फाइन। कितने अकेले हो ना तुम। हमारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। तुम यहाँ इस भीड़ में तुक्का फेंकते हो, बात करते हो कि कोई तो हमें बात करे। यार मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कह रहा है? आई एम नॉट फाइन कविता। हम्म। अरे वाह, गजब कर रहा है यार। ये जमाना कितना बड़ा दुश्मन है दो दिलों का। देख रहे हो? मिलने नहीं दे रहा, कितने जतन करने पड़ रहे हैं। चलो भाई, लेक्चर नंबर 5 आज क्या पढ़ेंगे? ई ए एन एंड आई यू पी ए सी नेमिंग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अब तक जो पढ़ा उससे मेरे को ऐसे ही मन में हुआ कि यार कुछ सवाल मैं लिख लेता हूं। यहां पे आ गया था मैं 10-15 मिनट पहले, तो मैं कुछ सवाल ऐसे ही लिख रहा था। करना चाहोगे वो सवाल? है ना? थोड़ा सा एक होता ना कि रिवीजन टाइप सा हो जाएगा आप तक जो कुछ पढ़ा है उसका। हालांकि डीपीपीज वगैरह तो है, आप वहां से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और क्वेश्चंस के सेशंस जो हैं वो मैं किसी ना किसी लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है? अगर डेली बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब समझो कि हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग होती है, नीड अलग होती है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ठीक है? तो क्वेश्चंस के लिए तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब क्लास 11th होती तो मैं साथ के साथ सवाल भी कराता, लेकिन मैं करवा दूंगा। है ना? मेरा ऑपरेटर छुट्टी पे था, मेरा ऑपरेटर भी आ चुका है अब। ठीक है? अब क्वेश्चंस भी मैं डलवा के ले आऊंगा कल वाले लेक्चर से। तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं 2-5-10 सवाल हर रोज करवा दूंगा। बस खुश? अभी आप सवाल करने के रेडी है? यस। पहला सवाल, डी ब्लॉक मेटल्स आपने सबसे ज्यादा अभी तक एक किसी ने पूछा डी ब्लॉक सबसे ज्यादा बनाते हैं। डी ब्लॉक सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं? अरे सर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो नहीं जो आप सोच रहे हो। हाँ, तो डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज, ऐसा क्या है कि कॉम्प्लेक्स ये ज्यादा बनाते हैं? हमने एस ब्लॉक में मैं आपको बताता हूं, बेरिलियम बना सकता है एस ब्लॉक में। है ना? और अगर आप पी ब्लॉक में भी आओगे तो लेड बना देगा, एल्यूमिनियम बना देगा। बट आप मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे डी ब्लॉक में सबके सब बनाते हैं। पूरा का पूरा डी ब्लॉक ऐसे होता है कि हाँ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कोई मना नहीं करता बनाने को। एफ ब्लॉक वाले भी बनाते हैं, बट वो हमारे बियॉन्ड द डिस्कशन वाली बात हो जाएगी। द पॉइंट इज, ये रहा डब्बा, डब्बे में रहो मेटल, मेटल के बाहर लिगेंड। ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स बनाने की शर्त क्या है? कॉम्प्लेक्स बनाने की शर्त क्या है? कि ये एक दूसरे से प्यार करें। है ना? कॉम्प्लेक्स बनाने की शर्त क्या है? कि ये लिगेंड को अपने पास बुलाए, पहली शर्त। पास बुला के क्या अचार डालेगा बेटा? नहीं। क्या करेगा? पास बुला के उसे खाली डब्बा देगा, बोलेगा कि अचार नहीं डालना है, अपना लोन पेयर डालना है इधर। ठीक है बेटा? तो लिगेंड आएगा और अपना लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो क्या दो बेसिक नीड है जिसकी वजह से डी ब्लॉक जो है वो एकदम एकदम तैयार होते हैं, कह रहे हाँ हाँ बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी बताओ। यस। ओके, एक कह रहा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसलिए। अच्छा, मतलब तेरे हिसाब से जिंक तो सिर्फ +2 शो करता है। क्या जिंक कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा? मैं अभी बना लेता हूं, ले। ये जिंक का कॉम्प्लेक्स है। क्या हुआ? हम्म, लगा झटका। हम्म, देख, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करता है शो। स्कैंडियम का कॉम्प्लेक्स बता दो, वो भी नहीं करता वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हुआ? बोल बोल।
दो आंसर हो सकते हैं, एक पूछ रहा है हाँ हो सकते हैं। किसने लिखा है यहाँ पे कि एक ही आंसर है? मेरा तो, मेरे बनाए हुए सवाल है, कुछ भी है, उनको इस नजर से देखना ही नहीं है। जल्दी बताओ। पहली चीज, यस, एक तो तुम पकड़ गए कि भैया डब्बो होना चाहिए, तो पहली चीज तो तुमने पकड़ ली कि बिना डब्बे के तो काम नहीं चलेगा साहब, बिना डब्बे के काम नहीं चलेगा, पहली चीज। दूसरा, लिगेंड को पास बुलाना है, पास बुलाना है तो चार्ज भी तो ज्यादा चाहिए। ये हाई चार्ज को आपने एक, इस हाई चार्ज को आपने हाई फाई लिखा था, कुछ याद है? किस किस को केमिकल बॉन्डिंग याद है? एंड द फाई विल बी द चार्ज अपॉन रेडियस, कुछ ऐसा याद था। और अगर फाई ज्यादा होता है तो बॉन्डिंग का नेचर कोवेलेंट होता है। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता क्या? पहले बताओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अरे भाई सिंपल सी बात है, लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड का नेचर कैसा होना चाहिए? तो बोला सर नेचर कोऑर्डिनेट होना चाहिए। और कोऑर्डिनेट के लिए क्या जरूरी है? डब्बा, डब्बे के लिए टिक कर दिया। अब और क्या जरूरी है कोऑर्डिनेट के लिए? कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अरे कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है वो, अनइक्वल शेयरिंग से बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड है। शेयरिंग तो हुई ना, इक्वल तरीके से नहीं हुई। इक्वल का मतलब एक तू दे एक मैं दूं, वो होता है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। और अनइक्वल शेयरिंग से बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? डेटिव बॉन्ड। सो नेचर, बॉन्ड का नेचर कोऑर्डिनेट रहे, बॉन्ड का नेचर कोऑर्डिनेट है, उसके लिए जरूरी है वैकेंट ऑर्बिटल, वहां पे हमने टिक कर दिया। एंड द सेकेंड थिंग इज कि बॉन्ड का नेचर कोवेलेंट रहे, आयनिक ना रहे। और कोवेलेंट नेचर कब होता है? तो फजान रूल में हमने पढ़ा कि अगर केटायन पे, ये रहा केटायन, केटायन कौन? सेंट्रल मेटल, केटायन पर चार्ज ज्यादा होगा, केटायन पर चार्ज ज्यादा होगा, केटायन की साइज जो है वो स्मॉल होगी, तो इसका मतलब है हमारे पास जो नेचर आएगा बॉन्डिंग का वो कोवेलेंट नेचर आएगा। बस ये दो कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, हमारे दोनों काम हो रहा है। हमें भी इसका नेचर कोवेलेंट चाहिए, इसीलिए तो बेटा यहां पे आप नंबर देख के बोल रहे हो कि स्क्वायर प्लेनर है, आप ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हो, आप ज्योमेट्री बता रहे हो, आप हाइब्रिडाइजेशन भी बताओगे, आप ज्योमेट्री भी बताओगे। अरे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री सारे डायरेक्शनल बॉन्ड्स के होते हैं, और जो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं उनकी कोई डायरेक्शन होती है, फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, और उसका नेचर कैसा होता है बेटा? कोवेलेंट होता है। जरा बताओ क्या बात समझ आई? मैं तीसरे पे भी टिक कर दूं, किस किस को यह सवाल समझ आया? दो चीजें, दो चीजें जो सबसे बेसिक नीड है। अब आपसे पूछा जाए, ये स्टेटमेंट में आ सकता है सवाल बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो नहीं लिखा हुआ, डी एंड एफ ब्लॉक में लिखा हुआ है। सर डी एंड एफ ब्लॉक में कहां लिखा हुआ है? डी एंड एफ ब्लॉक में जब प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं तो प्रॉपर्टीज में आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एक बात लिखी हुई है कि डी ब्लॉक के मेटल्स अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास दो तरह की चीजें होती हैं। पहला, इनके पास खाली डब्बे होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, और दूसरा इनकी साइज छोटी होती है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, एज कंपेयर टू एस ब्लॉक मेटल्स, एंड उनके चार्जेस ज्यादा होते हैं, हाई फाई नेचर के होते हैं। हाई फाई नेचर विल प्रमोट कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो हाई फाई नेचर होता है कैटायन का, वो किसे बॉन्डिंग को प्रमोट करता है? कोवेलेंट, और हमें वही चाहिए। क्लियर भाई? चलिए, मोर एक्यूरेट वन विच आंसर? रमन पंडित, बेटा मोर एक्यूरेट वाला सवाल नहीं है, या तो ये नहीं आएगा या ये नहीं आएगा, और अगर इसका परफेक्ट जो है कभी आएगा एग्जाम में तो इन दोनों को क्लब करके देगा वो, कि दे हैव स्मॉल साइज एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स। ओके, तो इसीलिए इसमें मोर एक्यूरेट मन ढूंढो। दीज टू आंसर्स आर, दोनों दोनों ही मोर इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक लेस इंपॉर्टेंट है। दीज टू कंडीशंस आर नेसेसरी, दीज टू कंडीशंस आर एसेंशियल कंडीशन फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसलिए आप इसमें मोर एक्यूरेट मत ढूंढो, इसके दोनों आंसर एक्यूरेट हैं। ठीक है बेटा, या तो वो ये नहीं देगा या ये नहीं देगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों को क्लब करके देगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, उसकी चिंता मत करो। तुम ऐसे समझो दो रीजन होते हैं और दोनों ही जरूरी है, किसी एक के होने ना होने से काम होगा ही नहीं। फिर भाई
चले आगे, तैयार है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, अमोनिया और सल्फेट। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स हम कई दिन से लिख भी रहे, तो थोड़ा दिमाग लगाना। विल गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये आइडेंटिफिकेशन किसका टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसका देगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। वेरी फर्स्ट डे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की जो क्लासिफिकेशन हमने करी है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, वहां पे अपने दिमाग को ले जाएं और सोचें कि ऐसी क्या बात मैंने बताई थी डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, क्या डिफरेंसेस मैंने बताए थे, वहां से इसका आंसर निकलेगा। आप चाहो तो मैं इसमें आपको पोल दे सकता हूं कि क्योंकि इसमें एक ही आंसर है। मैं आपको 30 सेकंड का ही टाइम दे रहा हूं क्योंकि इतना ही आसान सवाल है ये। जल्दी देखिए। जो 5-6 लोग नीचे अंगूठा कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से लिक्विड हैंड वॉश गिफ्ट, है ना, या सैनिटाइजर, जैसा आपको ठीक लगे, दोनों दे दूंगा मैं गिफ्ट हैम्पर में आपके लिए। हाइजीन का ध्यान रखे, हाइजीन कंडीशंस का ध्यान रखे बेटा थोड़ा सा। वही हाथ आप सब जगह खाते हैं, आप सब जगह लगाते हैं, आप उससे खाना भी खाएंगे, थोड़ा ध्यान रखें उसको। चलिए 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 चलिए। यस, किसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देगा ये? देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। 71% लोगों ने सही किया है। कार्तिकेय शर्मा, मोहम्मद जमीर साहू, प्रथम प्रथम महाजन, अच्छा ठीक है, प्रथम महाजन तृतीय स्थान पे आया है। ठीक है। अरे बेटा, नाम प्रथम और तू तृतीय पे आया है, लेकिन कोई बात नहीं। राजगुप्ता, आदर्श मौर्य, तारा चोपड़ा, सुमित कल्लूरकल कल्लूरकर, ठीक है ओके, अध्ययन यादव, अब्बास और प्रिंस उनादकट। उनादकट तो अपने इंडियन टीम में भी था ना कोई? हाँ, चलो भाई बहुत बढ़िया। सबको जो है बधाई। एक सी जो है ये तुक्के वाले लोग हैं, इन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, इनकी पसंदीदा ऑप्शन होती है सी, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा अपनापन लगता है उस सी के साथ, है ना। ये लोग चार्जिंग केबल भी सी टाइप की ही लाते हैं। आइए, तो इनको लगा कि अब जब दोनों है तो दोनों को दे देगा क्या? अरे नहीं, जो डब्बे के बाहर है वही तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देगा। फिर क्या मतलब है बता, डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में? डबल सॉल्ट में जितने तरह के आयंस थे सबका टेस्ट आता था, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में यही तो दिक्कत थी। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जिससे वो बना हुआ है उन सारे आयंस के टेस्ट आते ही नहीं थे। तो किसके आते थे? काउंटर आयन जाते ही सबसे पहले सेपरेट हो जाता। इसको पानी में फेंका, सल्फेट बोला ओए मुझे अलग कर दीजिए, है ना। तो सल्फेट एकदम से अलग हो गया। सल्फेट क्या हो गया? अलग हो गया। अब सल्फेट का टेस्ट लगाओ, दे देगा। इनफैक्ट अगर तुम इसमें BaCl2 डालो, है ना, अगर तुम इसमें, ये मैं शायद मैंने करवा भी रखा है ना, ये आप देखना जाके, इसमें आप अगर BaCl2 डालोगे, ये एक्वस है, इसमें BaCl2 डालोगे तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी आएगा। अरे जाके देख नादान, मैंने करवा रखा है, ये खुद ही करवा रखा है। नहीं करवा रखा है क्या? जाके देख पहले। ये BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट करा रखा है, इसका मतलब सल्फेट नहीं तो अपना टेस्ट दिया है, कॉपर आयन ने अपना टेस्ट ही नहीं दिया। तुमने लगाया कॉपर आयन का टेस्ट लेकिन नहीं आया। चलो तो आंसर क्या कर दे? आंसर कर देंगे सिर्फ दूसरा। हाँ चलिए, अभी आगे बढ़े। जो नोट्स में लिखवा रखा है वही सवाल बना दिया, फिर भी गलत कर रहे हैं। कैसे लोग हैं? भगवान का दिया सब कुछ है, नोट्स हैं।
मॉड्यूल हैं, किताब हैं, बस नाम और शोहरत पढ़ के कमानी है, वही नहीं होता इनसे। आइए, अब ये वाला थोड़ा रिलेटेबल है, ढूंढो इसको आंसर। आंसर है, हाँ इसमें भी एक ही आंसर है, नहीं इसमें भी आंसर एक से ज्यादा है, ढूंढिए। नहीं 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 नहीं, आंसर एक ही है, नॉट रिक्वायर्ड है ना, तो वी कैन पोल, यस, हम पोल लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन करवाया था पहले, उससे मिलता जुलता है, आसान है, कर लोगे, है ना, उसी को दूसरी तरह से फ्रेम किया गया है। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को नया सवाल लगेगा ऐसे, ये कौन सा आ गया, अरे भाई ये उसको दूसरी तरह से फ्रेम करके दे दिया तुमको, यही तो नीट है, पर नीट तो दूसरी तरह से फ्रेम भी नहीं कर रहा। NTA। देव ठाकुर किसी मोहिनी के पीछे पड़ा हुआ है, माना कि तुम्हारे दोनों के नाम मैच करते हैं, इसका मतलब क्या ऐसे पीछे पड़ेगा तू? तीसरा, 68% लोगों ने, फिर से इसमें जो है मोहसिन खान ऊपर आ गया, अब्बास ऊपर आ गया, प्रथम महाजन फिर से तृतीय स्थान पे। प्रथम, या तो तुम अपना नाम तृतीय कर लो ताकि मैच करो तीसरे पे, है ना, या फिर तुम प्रथम आगे दिखाओ, इस बार अगली बार प्रथम प्रथम पे ही आना है, ठीक है। हाँ, तो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, जिंक भी तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्कैंडियम भी तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाँ, तो इसलिए टेंशन मत लो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से घबराना नहीं है, बाकी सारी जरूरी है, मैंने कहा हाई चार्ज जरूरी है, स्मॉल साइज जरूरी है, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी जरूरी है। अब लो एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कैसे करवाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए लो एनर्जी वाले ही रहते हैं इनके पास, अपने को हाई एनर्जी लो एनर्जी को अलग से क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, इनके पास जो होते हैं, अगर नॉर्मली पूछे वैकेंट डी ऑर्बिटल तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देव ठाकुर अब मुस्कान के पीछे पड़ा है, कह रहा है क्या हुआ मुस्कान, एक साथ देव ठाकुर जो है वो अपनी देवी शक्ति चला के और सबको परेशान कर रहा है, पहले मोहिनी के पीछे पड़ा था, अब मुस्कान के पीछे पड़ा है, ठीक है भाई, तो देव ठाकुर को प्लीज कोई भी भाव मत दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट, कैन नॉट बी एक्ट एज लिगेंड, कैन नॉट बी लिगेंड हो सकता है, कैन नॉट एक्ट एज लिगेंड, बी हटा दो, हाँ ठीक है, मेरी अंग्रेजी पे कभी शक मत करना, यकीन करना कि नहीं आती है। ठीक है, शक करने की जरूरत नहीं है, यकीन करो सीधा।
एक मिनट, एक मिनट। हम्म। एक मिनट देना बेटा मेरे को ना। चल भाई, पोल कराएं। अबे हट, यही सब करते रहेंगे क्या? पोल कराएं। अमोनियम आयन लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता। इसका नाम पता है? इसका नाम पता है? अमीडो, इमीडो, एमीन। ये ऐसे समझ लो ना, NH4+ से NH3 से NH2 से NH2- से N3-। ये अकेला है, इसमें से आप क्या निकालते जा रहे हो? H+ जो है वो निकालते जा रहे हो। इसमें से क्या निकालते जा रहे हो बेटा? H+ निकालते जा रहे हो। -H+ निकाले, -H+ निकालते, -H+ निकालते, -H। एक साथ इतने सारे लिगेंड याद करवा दूंगा। कहते हैं इसे एमीन, कहते हैं इसे अमीडो, कहते हैं इसे इमीडो, कहते हैं इसे नाइट्राइडो, और कहते हैं इसे लिगेंड नहीं कहते साहब, अमोनियम आयन तो कहते हैं। बट जे ससुरा लिगेंड की तरह एक्ट ना कर सके। दीज ऑल कैन वर्क एज लिगेंड। ऐसे होने को और भी होते हैं, मैंने इनकी फैमिली के अंदर बताया आपको। इनकी फैमिली के अंदर कौन होता है और कौन नहीं, एक साथ याद हो गए। मतलब कम से कम 3-4 लिगेंड तो याद हुए, कुछ नहीं तो, है ना? अगर कनेक्ट करके पढ़ाते हैं तो कम से कम 4 लिगेंड तो याद हो गए। बढ़िया। सर नाश्ते में केरी मिनाटी खा के आए? अरे नहीं भाई, मतलब जी तो नहीं घबरा रहा मेरा, तो ऐसा कुछ तो नहीं खाया होगा मैंने। चलिए अगला सवाल। ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं आपको इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। थोड़ा दिमाग लगाना, हो सकता हो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको थोड़े से परेशान करें, मगर परेशान मत होना। यूं समझना, जे एक डब्बो है जिसके ऊपर +2 है, और ये जो है ये -2 है। आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ऐसे देखें, ये डब्बा है, डब्बे पे +2 है और -2 ये है, इनके बीच में ही तो बॉन्ड है। तो क्या यहां पे नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है? बिल्कुल है। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, आयंस हैं। आप दिमाग लगाओ अब थोड़ा सा कि क्या है क्या नहीं है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, आगे है ना वो TT FF TT, ऐसे करके आंसर निकालना है आपको। एक साथ मत लिखो फर्स्ट फॉल्स सेकंड, ये नहीं, पूरा सेट बनाओ अपनी कॉपी में। ये पढ़ते जाओ, ये मत लिखो अभी, लेकिन अपनी नोटबुक में पूरा बनाओ कि ये FT FT ऐसे करके कुछ बनाओ, है ना? पूरा सेट भेजो मेरे को, फिर मैं मैच कर लूंगा, जिसका सही होगा ठीक है। बेसिक बेसिक बातें हैं। आप सोचोगे हमने कुछ सीखा ही नहीं, इतने दिन से ये पढ़ा रहा है, हमको कुछ नहीं बता रहा है। अरे बहुत कुछ बता रहा हूं बेटा, बहुत कुछ, चिंता नहीं। मोहसिन कैसे पढ़ते हो आप? उल्टा लेट के, नेहा आचार्य पूछ रही है। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम दे रहा हूं मैं तुमको, ये सब मैं तो करवा ही दूंगा।
दिलीप चौधरी कह रहा है, सॉरी, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं दिलीप, आप जा सकते हैं। चले भाई, पहली चीज बताओ, ये काउंटर आयन तो साफ साफ दिख रहा है सल्फेट है, तो ये तो सब लोग ही बता देंगे कि ना ये तो एफ है भाई, है ना, ये तो सरेआम झूठ है। काउंटर आयन इज अ काउंटर आयन इज बाईवेलेंट। बाईवेलेंट मतलब वही दो माइनस है उस पे। यस, सो सल्फेट आयन इज अ बाईवेलेंट आयन, है ना, मोनोवेलेंट तो है नहीं ये, एक माइनस होता तो मोनोवेलेंट बोलते हैं। सो ये बाईवेलेंट आयन है। ये क्या है? बाईवेलेंट आयन है। सल्फेट आयन क्या है बेटा? बाईवेलेंट आयन है। या तो प्लस दो का एक आए या इस तरह से आए, है ना, इस पे चार्ज जो है वो हम ये करेंगे, तो सल्फेट आयन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? बाईवेलेंट हो जाएगा। और लगाओ 1 मिनट, हाँ 1 मिनट देना मेरे को बस, कोई अर्जेंट कॉल आ रहा है। हाँ जी, चले आगे। क्या ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है? नहीं, इसमें 5 लिगेंड अलग है, मतलब अलग टाइप के हैं, और एक अलग टाइप का है। क्लोराइड और अमोनिया दो तरह के लिगेंड है, इसका मतलब इसे एफ बोलेंगे। एफ टी एफ, है ना, एफ टी एफ। नेक्स्ट, क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखा सकता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए क्या जरूरी है? आयंस होना जरूरी है। आयंस अवेलेबल हैं दोस्तों, इसका मतलब है यस इट कैन शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। सिंपल है, आयंस तो है ही ना। एक डब्बा है, डब्बा दौड़ेगा, सल्फेट है तो सल्फेट दौड़ेगा। तुमने इसके एक्वस सॉल्यूशन में करंट लगा दिए, दौड़ेंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। Aqueous solution of complex gives no precipitate, PPT for the precipitate, with excess AgNO3। अगर मैं excess AgNO3 डालूं तो AgNO3 जाके किससे रिएक्ट करेगा? लेट सपोज अगर क्लोराइड बाहर होता तो जाके AgCl का प्रेसिपिटेट बना देता। ये आपके लिए दोनों पॉइंट जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट है, बट एक आध लेक्चर के बाद ये चीजें भी बहुत आसान लगने लगेगी। इट्स सिंपल कि AgNO3 के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो AgNO3 जो है वो जाके एक आयन उठाएगा, सल्फेट उठा के कुछ नहीं बना पाएगा। इसका मतलब है ये कोई प्रेसिपिटेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स गिव्स नो पीपीटी विद एक्सेस AgNO3, ये ट्रू है, ये नहीं देगा। AgNO3 के साथ तो ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन सेम पॉइंट मैं इसमें BaCl2 डाल दूं, अगर BaCl2 डाल दूं तो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ बहुत बढ़िया व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, BaSO4, अभी पीछे किसी सवाल में भी बताया था। लेकिन मैंने यहां पर भी नो प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। तो FT है ना, FT गुड 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 गुड। ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर तो तुम भी निकाल सकते हो। अंदर से कुछ नहीं चढ़ा, बाहर अंदर से एक +1 चढ़ा और बाहर से पहले से ही +2 चढ़ा हुआ है। तो यहां से, है ना, यहां से -1 गया, यहां से -2 गया, तो डब्बे पे +2 है, अंदर का +1 है, मिलके हो जाएंगे +3। गुड, ये वाला ट्रू हो गया बेटा, +3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6 हो गए, ये भी ट्रू है। और ऑल लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड, जिसने यहां तक पढ़ा उसने तो टी बना दिया होगा, लेकिन भाई मेरे क्या कर रहा है? पूरा पढ़, पूरा। ऐसे तो किसी की भी बातों में आ जाएगा, है ना। अभी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसे बोलेगी और तू अभी सुनेगा ही नहीं और तू चला जाएगा उधर। पूरा पढ़, स्टेटमेंट पूरा पढ़, पूरी सुनने का है बात। न्यूट्रल, सारे लिगेंड्स न्यूट्रल है क्या? ना, क्लोराइड इज ए एनाइनिक लिगेंड। कर दिया गलती, कर दिया ना, मोनोडेंटेड पढ़ के सिर्फ आ गया ना बातों में। भाई नहीं है तू मेरा, आ गया चिकनी चुपड़ी बातों में। पहले तो बढ़िया वाली बात ही बोलेगा था अगला,
पूरा स्टेटमेंट पढ़। अभी पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा तू। समझ समझ। अरे भाई नेक्स्ट, एक लास्ट सवाल फिर EAN शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल आयन? थोड़ा दिमाग लगाना, इट इज रिलेटेड टू द सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग इज द केस वेयर मेटल आयन प्रेजेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की मजबूरी थे, मेटल जब लिगेंड को, ये समझा देता हूं, मेटल अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये पी ब्लॉक में लिखा हुआ है, ग्रुप 15 में पी ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है ना, तो वहां से ये सवाल बन सकता है। एनसीईआरटी पी ब्लॉक क्लास 12 ग्रुप 15 में ये बात लिखी हुई है कि जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर सकते हैं, है ना। और डी ब्लॉक में भी लिखी हुई है, डी ब्लॉक में भी ये बात जाके लिखी हुई है, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट है ना डी ब्लॉक के अंदर, वहां पे भी ये बात लिखी हुई है। ये मेटल है, ये लिगेंड है, यहां से डोनेट हो रहा है, ठीक है, वो हर लिगेंड करता है, लेकिन इसकी तो मजबूरी क्या है? देखो, इसे प्लस बोलोगे इसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाएगा, माइनस बोलोगे इसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाएगा, ऐसे समझो। ये सब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कैटेगरी में है, ये सब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की कैटेगरी में है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की कैटेगरी में है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मजबूरी यही है ना कि इसके पास जीरो है, माइनस है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां देगा, तभी तो ये अच्छा महसूस करेगा। बेसिकली ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर शिफ्ट करता है, तभी तो इस पे पॉजिटिव आता है और तभी ये डोनेट कर पाता है। तो ये दोनों काम एक साथ होते हैं। ये लिगेंड की जो प्राइमरी बॉन्डिंग है, लिगेंड का जो ये प्राइमरी बॉन्ड है, ये बनता ही नहीं अगर ये इसे डोनेट नहीं करता तो। इसलिए इसको डोनेट करेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये पहले अपना लोड कम करेगा। और लोड किसका है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का है। तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब घटाने की जरूरत पड़ेगी? जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आंसर है जब ये जीरो में हो या माइनस में हो, इन दोनों को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कहा जाता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कौन कर सकता है? जो लिगेंड वापस ले सकता है, जो लिगेंड बदले में इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे तो सकता ही है, वो तो सारे लिगेंड कर सकते हैं, लेकिन वापस भी जो ले ले, यानी कि जो सिनर्जिक बॉन्डिंग के काबिल हो, यानी कि जो पाई एसिड लिगेंड हो, यानी कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो, वो सारे मेटल्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर सकते हैं। तो क्या तीसरा कर सकता है, चौथा कर सकता है, पांचवा कर सकता है, छठा कर सकता है? क्या ये नहीं कर सकता? नहीं। क्या ये नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। सो इसके आंसर क्या हो गए? ये तीन तीन चार पांच छह, ये सारे आंसर हो गए। सो लिख देना ऑल पाई एक्सेप्टर ligands can stabilize, नोट लगा के लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। पांच नंबर समझा दूं? क्या समझाना है? ये दोनों भी तो एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं वैकेंट, ये एक्सेप्ट करेंगे वैकेंट एबीएमओ, और ये एक्सेप्ट करेंगे वैकेंट पॉइंट। वो है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने इन दोनों को पहले ऑलरेडी क्लासिफाई कर दिया है कि ये कहां एक्सेप्ट करेंगे, वो कहां एक्सेप्ट करेंगे, मैंने बताया था ये चीज, ठीक है। एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। सो PR3 एंड AsR3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उन्हें कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जरूरी नहीं है, वो कर सकते हैं। इनके पास लोन पेयर है, एक एक लोन पेयर है, वो तो ये यहां डोनेट कर देंगे इस तरह से, वो लोन पेयर है, वो तो ये यहां डोनेट कर देंगे, ये जैसे फॉस्फोरस है, ये इसने कर दिया। लेकिन इनके पास जो वैकेंट डी होगा, है ना, वहां से ये भरे हुए मेटल के डी ऑर्बिटल से एक्सेप्ट करेंगे वापस, तो ये पाई बनाएंगे, और ये पाई जो होगा वो किस तरह का होगा? डी पाई डी पाई।
बताया था, ऐसे बना लेंगे। ये वैकेंट डी है इनके पास, तो फर्क यही है कि ये वैकेंट डी में एक्सेप्ट करते हैं और वो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं, उनके पास डी नहीं है वैकेंट। आईओसी की क्लास 6 बजे भी है क्या? वो रिवीजन है 6 बजे, क्या नाम से अपना, केमिकल बॉन्डिंग का। अब वो एक पार्ट में हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसे 2 पार्ट में जरूर करेंगे। चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, अगर लगा तो 2 पार्ट में कर लेंगे। सी क्यों सर, वो तो न्यूट्रल है। किसने कहा कि न्यूट्रल जो है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं कर सकता? क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो मेरे भाई? अच्छा, ओके 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 ओके, उल्टा समझ गए। मैंने ये बोला बेटा कि मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल प्लस, मेटल जीरो, मेटल माइनस, क्या मानते हो इसको तुम? इसको मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने का मतलब क्या है कि इसकी ये इसके पास घबराहट किस बात की है? मेटल की घबराहट का रीजन, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना से मेटल घबराता है। ये जीरो और माइनस ये बताता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हैं, प्लस बताता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और प्लस बताता है कि वो और प्लस है ना, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, और माइनस बताएगा कि और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यानी कि ये सब तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की कैटेगरी में आएंगे। लिगेंड का चार्ज नहीं देखना है गधेड़ो, उल्टा क्यों सोच रहे हो? कह रहे लिगेंड नेगेटिव है ना, अरे इसका चार्ज थोड़ी देखना है यार, इनमें से कौन मेटल से वापस ले सकता है? मेटल के मेटल की टेंशन कौन दूर कर सकता है? दिस ये जो लिगेंड है ये स्टेबलाइज किसको कर सकता है? मेटल को। ये तो सवाल तो पढ़ ले आंटी, सवाल तो पढ़ ले, सवाल सवाल पूरा पढ़ नहीं रही है, सवाल पूछ रही है आंटी, पढ़ ले पहले। शानू कह रही है आपसे एक बात पूछूं, मत पूछ, मत ही पूछ, देख लिया तूने पूछ के। सवाल ही समझ नहीं आ रहे। अब बात करते हैं EAN रूल को। जी हाँ दोस्तों, और कुछ मजेदार सवाल ऐसे ही लाता रहूंगा मैं हर रोज, ठीक है, चिंता मत करो तुम, लाता रहूंगा मैं। आज सेशन ज्यादा लंबा हो गया, आप तुम पिछला जो है वो मैं कुछ न कुछ पूछता रहूंगा, सही है ना? ये तरीका ठीक है ना? ठीक है, एक आध दो लेक्चर ज्यादा लग जाएंगे लेकिन मजा तो आता है। चलो शुरू करें। एक कह रहा है थोड़ा रिवीजन हो गया, अबे आलोचक आदमी। एक सवाल और करोगे क्या? है ना, जो जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, जेई मेंस में नहीं, नीट का पीवाई क्यों है, मुझे याद आ गया, चाहो तो कर लो। यार करवा दीजिए, पीते हो, मंगवा दीजिए। लो, इन FeCO5 मेटल कार्बन बॉन्ड हैव पाई कैरेक्टर, सिग्मा कैरेक्टर, तीसरा बाउथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, देर इज नो बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन।
देखा, पीवाई क्यू नीट के रटे हुए हैं, आंसर काट दिया। देखो, मैंने बताया था कि मेटल है, इधर से देगा ये सिग्मा है, ये कार्बन है, ये इधर से बनाएगा ये पाई है, यानी कि दोनों होते हैं बेटा। आंसर क्या हो जाओगे? तीसरा। ठीक है, ठीक है भाई, तीसरा आंसर हो जाएगा। जब 1 2 3 4 लिखे हैं तब भी सी लिख रहे हैं, आदत है, अपना सा लगता है सी शब्द। लो, नेक्स्ट। अब देखो ई ए एन। ई ए एन का पूरा नाम होता है बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या नाम होता है इसका? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ई ए एन। चले भाई, देखो सिंपल सी बात है, एक मेटल से मैं पूछूं तो बोलूंगा कि भाई एक बात बता, तेरे पास तेरा एटॉमिक नंबर कितना है? तो लेट सपोज इसने बोला मेरा एटॉमिक नंबर 25 है। क्या बोला इसने? मेरा इफेक्ट एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 25। ठीक है, समझना मेरी बात को, उसके बाद वो एकदम एकदम हलवा हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फ्री स्टेट में ना मेटल को जीरो स्टेट में पूछा कि तेरे पास एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर कितना है? बोले 25 है। बोले अच्छा, क्या कर रहा है आजकल? कह रहा आजकल मैं एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। कह रहा अच्छा, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है? कह रहा कि ऐसे ही 6 लिगेंड है अपने पास, है ना, और अपन कॉम्प्लेक्स बना के बैठे हैं। बोले अच्छा, कॉम्प्लेक्स बना के बैठे हैं, ठीक है। तो बोले कॉम्प्लेक्स में जीरो है या कुछ ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह है तेरा? बोले हाँ, आजकल मैं +2 में रहता हूं। क्या बोला इसने? +2 में रहता हूं। अब सुनना, मेरी बात को सुनना बेटा, +2 में रहता हूं, क्या क्या चीज है बताई मैंने? मेटल 0 में, उसका एटॉमिक नंबर 25। फिर आपने पूछा क्या कर रहा है आजकल? कह रहा मैं कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाता हूँ, कॉम्प्लेक्स में हूँ आजकल। कह रहा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, क्या है कॉम्प्लेक्स में, तेरे ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह क्या है? जब तू कॉम्प्लेक्स में गया तो तेरा कुछ उतने ही इलेक्ट्रॉन है तेरे पास, या तू ऑक्सीडेशन नंबर +2? तो इसने बोला नहीं जी, 0 नहीं हूं मैं, +2 हो चुका हूं। क्या बोला? +2 हो चुका हूं। जैसे ही इसने बोला अच्छा तू +2 हो चुका है, मतलब तेरा हिसाब 2 इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए भाई तेरे पास। हाँ यार, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। क्यों? क्योंकि मैं +2 में हूं। +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाना होता है। तो आपने तुरंत दिमाग लगाया कि अभी थोड़ी देर पहले ये 25 बोल रहा था, तो इसका मतलब 25 में से इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए। ठीक है, हटाओ, चले गए। फिर इसने कहा कि क्या सोच रहा है? तो मेरे इलेक्ट्रॉन कम होने की सोच रहा है नेगेटिव आदमी। मैंने कुछ पाया भी है, अगर खोया है तो पाया भी है। ठीक है, सो ई एन इज बेसिकली क्या खोया क्या पाया। ये एन क्या है बेटा? मेटल ने क्या खोया, मेटल ने क्या पाया, यही मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। सो द एमडीजे ऑफ मेटल, मेटल एमडीजे, ये लो एमडीजे, सबसे पहले एमडी डेफिनेशन तो मैं लिखवाऊंगा, डेफिनेशन तो लिखवाऊंगा। एमडीजे, मेटल ने क्या खोया क्या पाया, ये क्या है? ई ए एन। मेटल ने क्या खोया क्या पाया, वही ई ए एन है। ठीक है, तो अब आपने, अब इसने कहा कि तू तो होशियार है भाई, तेरे 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे कम कर दिए, क्योंकि तू +2 देख रहा है मेरा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, लेकिन तू ये भी तो जोड़ कि ये मान लो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 लिगेंड कितने देंगे? तो बोले 12 देंगे। तो मैंने 12 इलेक्ट्रॉन पाए भी हैं। अब लगा हिसाब, तो आपने लगाया, बोले अब हो गया 23, और बोले 12, बोले कितना हो गया? बोले 35। ये तेरा ई ए एन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये ई ए एन। क्या बोलोगे? ई ए एन। सो दिस इज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो क्या मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं कि ई ए एन ऑफ मेटल इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर
ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन gained by ligands, जितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो जोड़ दो, ये हो गया अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ले भाई, और ऊपर तो लिखा ही है सबसे तगड़ी चीज, बोलो क्या? MdJ। उससे तगड़ा कुछ है क्या? बोले कुछ नहीं। जीवन में उससे तगड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं, वो एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर याद रहेगी। मेटल ने क्या खोया क्या पाया, इस मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आपको बस करना क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने हैं। क्या आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए तैयार हैं? क्या आपको भी खाया पिया नहीं लगता? ले आ रे आ, इधर आ, सब लगेगा, मेरा पढ़ाया हुआ जरूर लगेगा, खाया पिया लगे ना लगे। इधर आ भाई, इधर आ। नोट करो इसको, फिर सवाल करते हैं। चलो ठीक है भाई। मेटल ने क्या खोया? मेटल के अपना सबसे पहला काम होता है मेटल का एटॉमिक नंबर पता करो। जो भी मेटल है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसमें से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर दो। तो कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता है। ये मेटल में से ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करना, फिर लिगेंड्स से कितने इलेक्ट्रॉन उसको पास आ रहे हैं वो जोड़ देना। उस सब का फाइनल हिसाब किताब बनता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हम क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में एक बात लिख सकते हैं? अगर आपको लगे तो बताओ, बात क्या लिखूंगा? क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल ऑफ मेटल आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये बात किस किस को समझ आ गई पहले तो ये बताओ। मैं यहां लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन आफ्टर लिखने, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तुम किसी कॉम्प्लेक्स में ही तो जाके EAN चेक करोगे। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद तो कैसे पता करें कि जब कॉम्प्लेक्स बना होगा तो हो सकता हो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे, जब कॉम्प्लेक्स बना होगा तो लिगेंड्स की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन आए भी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हाँ यस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास अभी कॉम्प्लेक्स में, वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। दैट्स इट। क्या ये डेफिनेशन समझ आ गई? मुझे इस डेफिनेशन पे अब बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने समझा चुका हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मेटल में क्या हिसाब किताब है? तो कॉम्प्लेक्स बना होगा तो दो चीजें होंगी, या तो कुछ गया होगा या कुछ आया होगा। तुम दोनों का हिसाब निकाल दो। कई बार होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कुछ नहीं जाएगा तो जीरो कर देना, तुम्हें क्या दिक्कत है? आएगा तो ले लेना, आ गया। ठीक है भाई। चलो उसके बाद है एक इसी से रिलेटेड है, सिज्विक करके एक साइंटिस्ट था, सिज्विक है ना, उसने, उसी का रूल है ये बेसिकली ना, सिज्विक EAN रूल। सिज्विक ने एक रूल बनाया, उसी से ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो शब्द है वो लोगों ने समझा। एक मिनट। यस तो बेसिकली ये जो रूल है ना, रूल ये किसने बनाया था? ये सिज्विक साइंटिस्ट था, जिसे हम सिज्विक रूल भी कहते हैं, ठीक है, और EAN रूल भी कहते हैं। तो सिज्विक ने एक रूल बनाया,
रूल क्या बनाया, बोला कि अकॉर्डिंग टू सिज्विक, अगर हम इस साइंटिस्ट की बात करें, डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस टू अचीव ईएएन, है ना, हर मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है ईएएन अचीव करना किसके बराबर, है ना, ईएएन किसके बराबर अचीव करना है, टू अचीव ईएएन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो यहां पे एक चीज याद रखना कि यहां मैं सिज्विक रूल लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रूल हर कॉम्प्लेक्स पे लगे, सिज्विक रूल अकॉर्डिंग टू सिज्विक कॉम्प्लेक्सेस, या यूं लिख दिए अकॉर्डिंग टू सिज्विक मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस टू अचीव EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। जैसे उसका 35 आया था, अपन ने जो ऐसे ही एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया था, क्या 35 किसी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है? नहीं है, 36 है। 36 है, इसका मतलब उसे एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करके खुद रिड्यूस होगा, यानी कि सामने से एक इलेक्ट्रॉन खा सकता है और 35 से 36 कर सकता है। कईयों के ये जो सिज्विक रूल हैं ये बेसिकली मेटल कार्बोनिल्स पे एकदम परफेक्टली फॉलो होता है। ऑल मेटल कार्बोनिल्स आर जनरली फॉलो EAN रूल। मैं EAN रूल बोलूं या सिज्विक रूल बोलूं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बोथ आर द सेम। ठीक है, सिज्विक रूल EAN रूल दोनों सेम है, और दोनों का मतलब यही है कि भैया जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है वो बराबर होना चाहिए नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर, है ना। इट्स सिंपल, ये कुछ ऐसा सा है, ऑक्टेट रूल टाइप का है, मतलब पुराना सा कॉन्सेप्ट है, बट हां इस पर सवाल आते हैं। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल आ गया नेक्स्ट इनर्ट गैस के, तो हम बोलते हैं EAN रूल इज फॉलोड, है ना, या सिज्विक रूल इज फॉलोड। अगर EAN बराबर नहीं आया तो हम उसे बोलेंगे वो EAN फॉलो नहीं कर रहा है। इट्स सिंपल, काफी सिंपल है। आप चाहो मैं आपको तुरंत अब एग्जांपल करवा सकता हूं, आ जाइए। इसमें कुछ यूनिक चीजें भी हैं, उसको भी हम पर्टिकुलर एग्जांपल से देख लेंगे, क्योंकि वो कोई जनरल रूल नहीं है, यूनिक चीजें हैं, स्पेसिफिक चीजें हैं पर्टिकुलर लिगेंड्स को लेके, तो वो भी हम चीजें देख लेंगे। अभी आपको बेसिक रूल समझ आ गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो नीट में तो नहीं आएंगी, बट हाँ पॉइंट वो है कि जनरल चीजें आएंगी, और जनरल चीजें ये कहती है आपको ऐसे EAN निकालना है, अगर यहां पर वैल्यू मैच कर गई किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से, तो हम बोलेंगे EAN रूल फॉलो हो गया। चले आगे, नेक्स्ट लिख लिया एक बार, जब भी नोट कर लिया करो, लिख दिया करो नोटेड, है ना, नोटेड। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा एक हरी झंडी मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए। चलिए बेटा, गुड। तो एग्जाम्पल करते हैं, चलो आओ। चलो K4FeCN6 देखो जरा, निकालो इसका EAN। निकाल सकते हो EAN? कैसे निकालोगे? सबसे पहले पता करो मेटल का ऑक्सीडेशन निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल निकालो, कितना आएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल निकालो, वो तो हमें पता ही है 26 होता है, आयरन है ना, तो 26 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained बाय लिगेंड्स, वो भी निकालो कितने हैं, और फिर लगाओ फॉर्मूला, निकालो कितना, क्या खोया क्या पाया, फटाफट निकालो। हाँ, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, जो चेंजेस हैं वो यहां होते हैं। जैसे अगर कोई बाइडेंटेड है तो वो दो बॉन्ड एक साथ बनाता है,
तो दो बॉन्ड एक साथ बनाने का मतलब है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होंगे बेटा। एक बॉन्ड में हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ठीक है, जनरली एक बॉन्ड में हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं। अब अगर कोई बाई डेंटेड है तो वो 2 बॉन्ड एक साथ बनाता है, 2 बॉन्ड एक साथ बनाता है तो 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि जितने लिगेंड्स हो उसका डबल कर दो, 6 इंटू 2 कर दो, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं कह रहा हूं ये बात ठीक है, मगर ये बात तब तक ही वैलिड है जब तक वो मोनोडेंटेड है, क्योंकि हमें पता है मोनोडेंटेड है, साइनाइड 6 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाने का मतलब है कि उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मगर पॉइंट वो है कि मैं अगर यहां En लिख दूं तो क्या मैं इसको 3 इंटू 2 करके 6 लिख सकता हूं? नहीं, En इज बाइडेंटेड। En क्या है? बाइडेंटेड। अब या तो मैं इलेक्ट्रॉन डबल करूं, यानी कि या तो 3 इंटू यहां पे क्या कर दूं, 4 कर दूं तो 12 हो, या मैं दिमाग लगाऊं कि एक En 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो टोटल बॉन्ड कितने हुए? 6, 6 बॉन्ड के 12 इलेक्ट्रॉन। आपको कैसे भी करके बस ये पता करना है, वो डेंटिसिटी वाला मैटर गड़बड़ मत कर देना बेटा, है ना। बस मोनोडेंटेड तो क्या है कि आसान है, पता लग जाता है। सो इसलिए यहां तो क्या है, बहुत सारे टीचर्स इसको कह रहे हो इसको डबल कर दो, डबल कर दो। अरे डबल क्यों कर दे, वो फिर En में भी जाके डबल करेगा। उसे ये बोलो ना कि आए कितने हैं। क्या ये चीज समझना मुश्किल है कि क्या गया क्या आया? ये तो बहुत आसान चीज है ना, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 26 माइनस 2 करेंगे, प्लस 12 करेंगे, आंसर 36 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया होगा, आपने किया होगा। मैं अब वो चीज नहीं सिखाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, है ना, बहुत लेट हो चुके हैं उसके लिए बेटा, ठीक है। तो ये EAN ऑफ आयरन इज 36। तो EAN रूल इज फॉलोड और नॉट? क्या EAN रूल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ? आंसर बताओ जल्दी। ठीक है भाई, 36 हो गया, ओके गुड। चले आगे, बहुत आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। पर हाँ ठीक है, मुझे करवानी पड़ेगी। जैसे दूसरा एग्जांपल, NiCO4, NiCO4, ये करके बताओ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 0 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। जेड कितना है? 28। इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं फ्रॉम लिगेंड? तो आएंगे 8। बस आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, 28 माइनस 0 प्लस 8, अगेन 36। चलो ये भी EAN फॉलो हो गया। मैक्सिमम कार्बोनिल्स तो फॉलो करते ही हैं। इनफैक्ट EAN रूल इज, सिज्विक रूल इज मोर 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 वैलिड फॉर कार्बोनिल्स, है ना। एक तरह से कहें कि उसने सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो दिए थे उस वक्त पे वो मेटल कार्बोनिल्स के लिए ही दिए थे। चलिए नेक्स्ट, NiCl4 2 माइनस, निकालो इसका EAN। इजी है तो इजी तो है ही ना। जब बेटा इजी कब लगती है चीज, जब आप रूट समझ जाओ, जड़, जड़ को पकड़ो ना। आज आप खुद सोचो, मैं सिंपल EAN का फॉर्मूला लिख के भी पढ़ा सकता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, फर्क कहां आता है? फर्क यहां आता है कि अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला समझाऊंगा ना,
तो आप फॉर्मूला याद रखोगे, फॉर्मूले को याद करोगे कि EAN ऑफ मेटल इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माइनस उसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। ऐसे रटते तुम, शायद 4 बार लिखते, 4 बार बोलते, 10 बार रटते, देखते, करते। मैं कह रहा हूं मैंने पहले तुम्हें यह फील करवा दिया कि देख भाई, वर्ड इफेक्टिव मतलब एटॉमिक नंबर जो नॉर्मल एटॉमिक नंबर होता है उससे कुछ अलग है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, इफेक्टिव वर्ड लग गया। अब मैंने पहले फील करवा दिया कि भाई मेटल ने क्या खोया, क्या पाया, है ना। अगर तुम्हें यह पता है वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। अब तुम फॉर्मूला खुद डिजाइन कर रहे हो बैठ के। अगर तुम्हें पता है कि क्या खोया क्या पाया, तो बताओ ये फॉर्मूला तुम याद करोगे या खुद ही डिजाइन कर सकते हो कि क्या खोया मतलब जितना खोया उसके एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर दो, वो खोया हो गया, और पाया क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आए वो हो गया, बस सिंपल है। अभी समझ आया कि नहीं आया? इतना फर्क आता है बेटा, ये फर्क ही है, यही यही चीजें फर्क लाती है कि तुम EAN पढ़े नहीं हो, तुम EAN पढ़ा सकते हो अब किसी को, इसलिए ये फर्क है। अब तुम बैठ के किसी को पढ़ा सकते हो और वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा जब तुम उसे पढ़ाओगे ऐसे कि देख क्या गया क्या आया, सीधी बात है। जब पहली लाइन ऐसे बोलते हो तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते, क्या बता रहा है ये, है ना। ये चीज होती है बेटा, फर्क होता है चीजों का अलग अलग। खैर आप समझदार हैं। NI जो है यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल रहा है, आई थिंक +2 निकल रहा है ना, +2। और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स कितने आ रहे हैं, तो क्लोराइड है तो 4 × 8 वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बस अब सिंपल है, 28 -2 +8 कर दीजिए तो हो गए 26 8 34। क्या EAN रूल फॉलो हो रहा है? नहीं, EAN रूल इज नॉट फॉलोड। ठीक है भाई, 34 एंड नॉट फॉलोड। हाँ मैंने कहा था जो EAN रूल फॉलो नहीं करेंगे वो कॉम्प्लेक्स क्या स्टेबल नहीं होंगे, गलत। हाँ ये कह सकते हैं कि EAN रूल जो है वो मेटल कार्बोनिल्स के अंदर स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वापस सुनो, क्या EAN रूल जो है उस वक्त का रूल था जब वो मेटल कार्बोनिल्स की स्टेबिलिटी को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता था, तो एक देसी सा तरीका बनाया था स्टेबिलिटी को लेके, वही रूल है और आज भी सवाल इसमें आते हैं। अब सवाल दो तरह से पूछ लेता है वो कि इनमें से कौन से EAN रूल फॉलो करते हैं कौन से नहीं करते हैं, ऐसे सवाल पूछ लेता है। तो हमारा काम तो आज भी वही है, EAN निकालना आना चाहिए। जो किसी एटॉमिक नंबर, जो किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ गया फॉलो हो गया, नहीं आया नहीं फॉलो हुआ, दैट्स इट। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। FeCO5 का क्या सीन है जरा बताओ, FeCO5 कर सकते हो बेटा? FeCO5 क्योंकि ज्यादातर ये कॉम्प्लेक्सेस के लिए पूछते हैं, ठीक है आप कर भी लोगे, मैं अभी और भी करवा दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ, ठीक है। मगर चीज वही है, आपको परेशान नहीं होना है इसके लिए, है ना। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो EAN रूल फॉलो नहीं करते हैं फिर भी वो स्टेबल हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते मगर वो भी तो स्टेबल है। तो उसे आप लोह की लकीर ना बना लें, आपका काम है कौन फॉलो करता है कौन नहीं करता है, सवाल तो वो इस पे पूछता है, तो आपका काम तो कैलकुलेशन का है, वो करो मस्त रहो। ठीक है, यस आयरन 26 0, ये करवा दिया, यही पहले यही करवाया क्या मैंने, नहीं नहीं सही है 26। ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड 10 इलेक्ट्रॉन, बस फिर कर लो 26 -0 +10 36। EAN रूल फॉलो हो गया। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, जिसमें EAN रूल फॉलो होता है। EAN इज बेसिकली क्या है मैं बताता हूं। मेटल कार्बोनेट्स दिए हुए आपके NCERT में, एक बार ये बनाओ फिर आ रहा हूं, इतनी दूरी पे बनाना है ना। और अभी बताता हूं, हालांकि इनकी वो भी याद हो जाएगी स्ट्रक्चर्स भी, और अभी ये जो दो दो मेटल वाले हैं इनको भी करना सीखेंगे। 1 मिनट में आ रहा हूं बस, मेरे को है ना।
यस, आ जाइए। देखो, हम जो ई एन निकाल रहे हैं वो है क्या, मुझे बताओ ना। हम इसके चारों तरफ जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट ही तो कर रहे हैं। ये देखो, ये तुम्हारा NiCO4 ही तो है। अब तुम, इस स्लाइड में कोई दिक्कत है यार मुझे, मैं इस स्लाइड को जब भी कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं ना, कुछ और अपने आप चल रहा है। मतलब देखना, अभी भी ये चीज होगी। मैं पहले भी ये चीज ट्राई, ये देखो अभी मैंने इस पे बैक किया, ये फिर से आ गया। मैं फिर से इस पे टैप करूंगा, यहाँ कुछ और ही आ जाएगा। देखना अभी कुछ गड़बड़ है, भूतिया स्लाइड है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब है क्या, ये एन कुछ नहीं है, इस मेटल के अराउंड, इस मेटल के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो तुमने देखा कि मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करोगे, तो अभी तुमने निकाला कि जीरो स्टेट है। तो जीरो स्टेट है तो इसका मतलब है ये 28 + 8 ही तो हुआ, तो हो गया 36। ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया। कुल मिला के एक मेटल के अराउंड जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट करने हैं, प्लस उस मेटल का एटॉमिक नंबर। अगर जीरो है तो यूं का यूं लगा दो, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह है, जो कि इसमें तो होगा नहीं। इसमें क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा? क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स में CO होता है और वो न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो ये तो सारे ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जीरो बैठी है, पॉइंट ही नहीं है। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो ही बैठा है। तो हमें वो ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी यहां पे तो कंसिडर ही नहीं करना है, बोले जीरो है हटाना। यहां पे वो कंडीशन है कि गया कुछ नहीं है, आया ही आया है। क्या है यहां पे कंडीशन? गया कुछ नहीं है, आया ही आया है बेटा। क्या बोलोगे? गया कुछ नहीं है, आया ही आया है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जीरो ही आएगी। CO, अब मेटल कार्बोनिल्स का मतलब ये होमोलैप्टिक कार्बोनिल्स है ना। एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ कार्बोनिल वाले। क्या सर ऐसा भी होता है कि कार्बोनिल के साथ दूसरा लिगेंड आ जाए? हाँ हो सकता है, अगर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो कार्बोनिल जो है उसे दो तरह के कार्बोनिल्स होते हैं, जिसमें सिर्फ प्योर कार्बोनिल्स होता है ना। ये सिर्फ ऐसे वाला जिसमें सिर्फ CO होते हैं, ये और ऐसे भी होते हैं जिसमें CO भी होता है, NO भी होता है। तो कार्बोनिल और नाइट्रोसिल दोनों एक साथ भी होते हैं। बट द पॉइंट इज कि ठीक है, हमें अभी इतना डिटेल में नहीं जाना। हमारी एनसीईआरटी में ये कितने दिए हुए बेटा, 1 2 3 4 5। और इन 5 में से क्या सवाल पूछा जा चुका है वो मैं बताता हूं। ये टेट्राहेड्रल, ये ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ये आप ऑक्टाहेड्रल, इनके नाम पर अभी ना जाएं, क्योंकि ये चीज हम अभी करने वाले हैं, बाद में आ जाएगा। तो इसमें से क्या क्या सवाल आ सकता है? एक बार नीट ने पूछा था कि FeCO5 जो है वो क्या है, मोनो न्यूक्लियर है, बाई न्यूक्लियर है, ट्राई न्यूक्लियर है। तो बेसिकली अगर एक सेंटर वाला है तो उसे हम मोनो न्यूक्लियर बोलते हैं। तो दिस इज मोनो न्यूक्लियर, दिस इज मोनो न्यूक्लियर। आप नीट का पीवाई क्यू उठा के देखोगे ना, एक बार सवाल आया हुआ है कि FeCO5 है क्या, मोनो न्यूक्लियर। मोनो न्यूक्लियर का मतलब वही है कि सेंट्रल में एक मेटल को बिठा के रखा है। ये बेसिकली दो वाला नहीं है ना, डाइमर नहीं है। ये डाइमर है, देखो दो हैं, ये डाइमर है, ये देखो डाइमर। ठीक है, तो मैं जो जो इसमें से हो सकता है वो मैं बता दूंगा, बाद में भी बता दूंगा, और इनके आसपास लिख दूंगा चीजें। अभी हम फोकस करते हैं EAN पे, वापस आते हैं अपनी बात पे। इसका EAN जैसे मैंने बताया वैसे कैलकुलेट करके देखो। देखो इसका 26 लिख दो, है ही, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10, ये हो गया 36। ये क्या बातें कर रहे हो यार, ब्लॉक होना पसंद करोगे क्या? है ब्लॉक होना, थोड़ी शर्म तो करो यार, कोई एफर्ट लगा रहा है तुम्हारे सामने। अच्छा सबसे बड़ी बात है, शर्म आनी भी चाहिए, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए काम कर रहा है। वैसे ये पहले ही आ जाती, क्योंकि माँ बाप भी तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। लेकिन तुम बेशर्मी की पहले ही चीजें हदें पार कर चुके हो। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता है तो तुम यहां फालतू बात करोगे भी नहीं। यहां चैटिंग कर रहे हो कौन कैसा क्या है क्या नहीं है। गार्डन में आए हो घूमने। मेरी चिंता छोड़ो, तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं, मेरा बच्चा क्लास कर रहा है, वो तो यही सोच रहे होंगे।
उन्हें नहीं पता ना कि उनका बच्चा अलग क्लास का है। ये उनका बच्चा क्लास नहीं करा, बकवास कर रहा है यहां पे। अरे मेरे पे क्या तरस आएगा तुमको? तुमको अपने माँ बाप पे तरस नहीं आ रहा? उनके एफर्ट नहीं दिख रहे, मेरे दिख जाएंगे क्या तुमको? अगर पहले उनके दिख जाएंगे तो तुम यहां फालतू बात ही नहीं करोगे। पता नहीं कितने माँ बाप यहां पे बच्चों के झूठी उम्मीद पाल के बैठे होंगे कि बस नीट हो जाएगा मेरे बच्चे का इस बार। उन्होंने जिस दिन तुम्हें एडमिशन दिलाया है ना कोचिंग के अंदर, उस दिन ये मान लिया कि मेरे बच्चे का हो जाएगा। ठीक है, तुम कहते हो ना कि जब नहीं होता है तो माँ बाप बहुत गुस्सा करते हैं, करेंगे बेटा। जब उम्मीद टूटती है ना तो गुस्सा भी आता है। जब उम्मीद टूटती है तो गुस्सा भी आता है, जब उम्मीद टूटती है तो आंसू भी आते हैं। ये अलग बात है कि हो सकता हो माँ बाप तुम्हारे सामने बैठ के रोते नहीं होंगे, मगर हाँ अकेले कोने में जाके आंसू उनके भी निकलते होंगे, क्योंकि तुमसे ज्यादा उम्मीद उन्होंने रखी है। क्योंकि तुम अगर उम्मीद रखोगे खुद से तो ये सब बातें थोड़ी करोगे, यहां पे पढ़ाई पे ध्यान दोगे ना। तुमसे ज्यादा उम्मीद वो रखे बैठे हैं, इसीलिए उनकी ज्यादा टूटती है उम्मीद, इसीलिए उन्हें दुख ज्यादा होता है। और इंसान दुख में गुस्सा भी कर सकता है और रो भी सकता है, इसीलिए उनके इमोशंस आना जाहिर सी बात है। क्या सोचे वो कि जिस पे दाव लगाया हमारा एक खोटा निकला है हमारे पे? और नजर आता है उन्हें। एक बात बता दूं, तुमने नहीं, उन्होंने तुमको पैदा किया है, उन्हें पता है तुम कैसे हो। वो तुमको छोटे से बड़ा होते हुए देख चुके हैं, उन्हें पता है तुम्हारा नेचर। फिर भी हर बार तुम पे यकीन करके एक दाव खेलते हैं कि इस बार करेगा, इस बार करेगा। उन्हें पता होता है कि मेहनत कम कर रहा है, फिर भी एक उम्मीद की करेगा। और तुम ये कर रहे हो तुम यहां पे। उनका क्या है, एक बात बताओ ना, उनका क्या है? वो कुछ साल साथ रहेंगे तुम्हारे, क्या है उनका? लेकिन वो अपना बेस्ट दे के तुम्हें छोड़ के जाने वाले हैं। इस जमाने में तुम्हें छोड़ के जाएंगे कि यार मेरी आंखों के सामने ये कामयाब हो जाए। ये उनकी मेहनत है, वो ये कर रहे हैं। बहुत सारे होंगे, ये एग्जाम्पल बहुत देखने को मिल जाएंगे कि डॉक्टर है माँ बाप और बच्चा भी डॉक्टर है। लेकिन वो सोचो जो दो माँ बाप कुछ नहीं है, खेती करते हैं, किसान परिवार है, गरीब है, वो ज्यादा उम्मीद लगाते हैं। एक डॉक्टर का बच्चा इसलिए डॉक्टर बन जाता है या बनता है कि उसकी तो नौकरी भी पक्की है कि कुछ नहीं है तो अपने ही हॉस्पिटल में काम कर लेगा या कुछ तो कर ही लेंगे, है ना। उसे इतना नुकसान नहीं होता अगर दो डॉक्टर का, अगर माँ बाप डॉक्टर है और बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है ना, उन्हें इतना नुकसान नहीं होता बेटा। उनकी इतनी उम्मीद नहीं टूटती कि कुछ तो कर ही लेगा। लेकिन उम्मीद कौन लगा के बैठता है वो देखना, जिसके घर में कुछ नहीं है और जो ये सोचता है कि यस ये मेरी पीढ़ी मेरे घर का जो है वो उद्धार करेगी, ये बदलेगी यार मेरे घर की तस्वीर। तुम बदलोगे ना यहाँ तस्वीर? बदल रहे तो हो। कविता कैसी हो, सानिया कैसी हो, बदल रहे हो उनकी तस्वीर। बेशरम।
यस, इस क्रोमियम के अराउंड देखो, क्रोमियम सारे सीओ लगा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला तो मैटर ही खत्म। बताओ क्या 24 लिख दूं? अब मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन 36 आ गया। लो, EAN रूल फॉलो हो गया। आप इसको नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हो, CrCO6, और इसका निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, EAN जैसे निकालते हो। यस, अब ये केस अलग है। इस केस में भी मैं आपको फॉर्मूले से समझाऊंगा, लेकिन फॉर्मूले से पहले ये समझाऊंगा ताकि फॉर्मूला अपने आप समझ आ जाए। इसको करने के दो तरीके हैं बेटा। आपको ऐसी स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है तो हम कैसे कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर दी हुई है तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर से समझ लेंगे ना, मैं बता रहा हूं आपका काम ही हल्का हो गया बिल्कुल। देखो, पहली चीज इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना हम, अच्छा, ऐसे डाइमर के केस में एक ही मेटल का निकलता है भाई, EAN तो एक मेटल का ही निकलेगा एक बार में, EAN एक मेटल का ही निकलेगा एक बार में। तो डाइमर के केस में भी हमें एक का ही निकालना होता है। तो स्ट्रक्चर में तो क्या होता है कि हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो हम दोनों के अराउंड इलेक्ट्रॉन अलग अलग काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है कैसे काउंट कर सकता हूं। मुझे पता है, सुनना मेरी बात को, मेरे को इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। देखना बेटा, पहली चीज 1 2, देखते जाना, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन दिख गए तुमको? ठीक है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोले 25 होता है। ठीक है भाई, 25 है। जाएगा तो कुछ है नहीं, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, मुझे पता है नहीं जाएगा। यहां पे एक यूनिक चीज है, और वो यूनिक चीज क्या है कि इन दोनों ने इन दोनों ने एक बॉन्ड बना रखा है, मेटल मेटल का बॉन्ड। पॉइंट वो है कि क्या हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे क्या? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों मेटल के बीच में शेयर्ड हैं। तो अगर आप दो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के लिए काउंट करते हो तो इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे दिक्कत आएगा, इसके लिए काउंट करते हो तो उसका गलत आएगा। इससे अच्छा है आप इसे क्यों ना एक सेपरेशन ही कंसीडर कर ले कि हाँ ठीक है, तेरा इधर मेरा इधर। और जब तेरा इधर मेरा इधर देखोगे तो इसके लिगेंड के अभी इलेक्ट्रॉन आपने जोड़े, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, कितना होगा ये जरा बताओ। इसको कैसे कर सकते हो? लगाओ दिमाग। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है ना? 25 और 10 मैंने जोड़े, है ना, कि अभी आए, और एक और जोड़ा मैंने, तो मिलके कितना हो गया बेटा? 36 हुआ कि नहीं हुआ? हुए? इसका मतलब है हमें, अगर कोई मेटल मेटल का बॉन्ड है जो कि डाइमर में नजर आता है, ये देखो Mn2, Mn2 का मतलब है ये मैंगनीज मैंगनीज आपस में भी तो जुड़े होंगे। अभी एक और यूनिक केस आएगा वो भी बताऊंगा, आ जाओ। एक और यूनिक केस आएगा वो भी बताऊंगा, देख। अब आप इधर इधर का निकालोगे तो वो भी उतना ही आएगा बेटा, 36। फिर मैं टोटल भी बताऊंगा कि टोटल कितना आ रहा है, वो भी बता दूंगा। अब देखना इधर, इसे बोलते हैं बेटा ब्रिजिंग। ये ब्रिजिंग सीओ है, ये भी ब्रिजिंग सीओ है। कितने ब्रिजिंग है इसमें? दो ब्रिजिंग सीओ है। ये जो ब्रिजिंग वाले होते हैं ना, ब्रिजिंग वाले, उसे हम ऐसे मानते हैं कि यार दो इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है ये, लेकिन एक इधर दे रहा होगा और एक इधर दे रहा होगा, बस। अगर ये बात आपके समझ आ गई ब्रिजिंग के हिसाब से, कि ये दोनों के बीच में बना हुआ है, और दो इलेक्ट्रॉन में से एक इधर दे रहा है और एक इधर दे रहा है, ऐसे समझ लो। वो जो लोन पेयर देता है ना, उसमें से एक इधर दे रहा है और एक इधर दे रहा है, यूं मान लो बस। अब आपकी कहानी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और विक्स का भी एक ही लेंगे क्योंकि ये तो मेटल मेटल का बॉन्ड है ना बेटा। तो हमें किस किस को काउंट करना रह गया, जरा देखो, हमें किस किस को काउंट करना रह गया। मैं सिर्फ ये वाले काउंट कर लेता हूं, देखो, करो ये वाले काउंट। इसमें सीओ का हो गया 27, प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 9, ये 9 हो गए, तो कितने हो गए? 36। इधर वाला भी सेम है, इसको भी आप सेम लिख सकते हो। इसको भी आप क्या कर सकते हो, ये सेम है, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी उतना ही होगा, 27 + 9, 36।
ये एक इलेक्ट्रॉन यहां मान लो, ठीक है। इसमें ब्रिजिंग सीओ कितने हैं? 2 हैं, है ना। इसमें टर्मिनल सीओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल। क्लियर भाई? अब इसे अपन नॉर्मल तरीके से भी करके दिखा दूं मैं आपको। नॉर्मल में कुछ नहीं होता है कि जो कुछ दिख रहा है सब डबल कर दो। देखना नॉर्मल फॉर्मूला क्या कहता है, मैं आगे अच्छे से बता दूंगा। फॉर्मूला ये कहता है कि सीओ कितने हैं? 2 हैं, तो बोले 27 इंटू 2 कर दो, क्योंकि जीरो तो हुआ नहीं है कुछ भी, है ना, तो माइनस तो जीरो ही आएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। प्लस कितना कर दूं? तो प्लस बोलोगे कि आप बोलोगे कि कितने हैं? ये बोला 8 हैं। आप बोलोगे कितने हैं? ये 8 हैं। ठीक है, कितने हैं बताओ? 8। तो कितने हो गए? 16। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। देखते जाना मैं क्या कर रहा हूं। 16 हो गए। मैं यहां पे प्लस 2 और लिखूंगा, वो किस लिए लिखे हैं मैंने ये बताओ। ये टोटल है और इसे मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो ये पूरा जोड़ लिया। पूरा जोड़ने का मतलब है मैंने दोनों मेटल का हिसाब निकाल दिया। ये एन तो एक बार में एक ही मेटल का निकलेगा, तो जो कुछ टोटल हिसाब आएगा उसको मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। जो कुछ टोटल हिसाब आएगा उसको मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। जरा लगाओ दिमाग, ये वाला हो रहा है क्या कुछ? देखो, लगाओ दिमाग। यस, ये दो क्यों जोड़े कौन बताएगा मुझे, ये बताना। देखो लिगेंड लिगेंड का हिसाब तो तुम कर चुके थे कि एक लिगेंड पे तुम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, तो तुमने 8 पे 16 कर दिए। मान लिया, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब टोटल में देखते हो ना, तो टोटल में देखते हो तो मिलके तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए, इसलिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं कि भाई ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, 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 ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब मिलके तो ये भी दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो एक सीओ के साथ तुम 2 ही इलेक्ट्रॉन तो जोड़ रहे हो, तो ठीक है, तुमने 8 के साथ 2 करके 16 लिख दिए। सो टोटल करते टाइम तो आपको यह भी दिमाग नहीं लगाना कि ब्रिजिंग है तो अलग जोड़ें क्या। तो ये किस वजह से 2 एक्स्ट्रा जोड़े हैं? वो 2 जोड़े हैं मेटल मेटल के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है। हम ये हिसाब तो लगा ही नहीं रहे ना। अरे भाई हमने 27 इंटू 2 कर दिया, वो एटॉमिक नंबर इंटू 2 कर दिया क्योंकि 2 है। फिर हमने लिगेंड्स को भी डबल कर दिया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। क्योंकि हम पहले अलग अलग कर रहे थे इसलिए उधर में सिर्फ 1 काउंट कर रहे थे, इधर में 1 काउंट कर रहे थे। अब हम टोटल काउंट कर रहे हैं तो मिलके तो 2 ही काउंट कर रहे हैं ना, बीच वाले के भी। तो चाहे बीच वाला हो चाहे टर्मिनल्स हो, 2 ही काउंट होंगे, तो 8 इंटू 2 16 हो गए। ये जो 2 हैं ये हम नहीं कर रहे थे अब तक, क्योंकि ये मेटल मेटल के बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कौन काउंट करेगा पूरे के अंदर। तो ये मेटल मेटल का बॉन्ड है। अब देखो ये कितना हो गया बेटा? 54 है ना, हो गया ये 54। 54 प्लस 16 70 और 2 72। ये 72 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 36 ही आएगा, निकल गया। एक तरीका ये है। उसी तरह से आप इस तरीके से ये भी कर सकते हो। अब आपको ये तरीका बिल्कुल आसान लग रहा होगा, बिकॉज मैंने तो उसको पहले ही धागा खोल के रख दिया आपके सामने, उसे उधेड़ के ही रख दिया ना मैंने कि अलग अलग जोड़ लो या कैसे भी जोड़ लो, बात तो वही है। एकदम क्लियर। अब जरा सोचो इसके बारे में, इसको भी वैसे कर सकते हो क्या? ये लो, एक काम करते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये हम पीछे अभी CrCO6 देखा हमने, MnCO6 अभी देखेंगे, VCO6 भी देखेंगे, MnCO5, Mn2CO10 जो कि हमने अभी पीछे देखा, ये रहा वो Mn2CO10 ना, ये देखो Mn2CO10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इसके 5 इसके Mn2CO10। तो Mn2CO10 को यहां डायरेक्ट जोड़ो, देखो 25 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 20 प्लस 2 और डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 2। देखो कितना हुआ? 25 2 50, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 2 72 प्लस 2 36। हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी उसको, ये देखो। वो मैं क्या है कि डायरेक्ट जब ये 2 जोड़ता हूं ना, बच्चा कंफ्यूज होता है, ये 2 कहां से आया। अब पता चला वो मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड है, वह वो हमारे फॉर्मूले में नहीं था,
वो हमारे जो हमने नॉर्मल फॉर्मूला बताया वो था ही नहीं ना उसमें, मेटल मेटल का बॉन्ड। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। ये इसका ही तो डाइमर है, इसको डबल कर दूं तो ये देखो ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले का डाइमर ही तो नीचे वाला है। अरे समझ आ रहा है क्या? ऊपर वाले का डाइमर ही तो नीचे वाला है, ऊपर वाले का डाइमर ही तो है बेटा, ध्यान देख, ध्यान से देख, MnCO5 है ना, MnCO5। अब MnCO5 का अलग से निकालना हो तो क्या करें? लगाते हैं दिमाग, क्या वो EAN रूल फॉलो कर जाएगा? सोचो जरा, कितना हो रहा है बेटा, 25 माइनस 0, ठीक है, +10 कितना हो गया, 35 हो गया। EAN फॉलो नहीं हुआ, लेकिन डाइमर बनाया तो हो गया, डाइमर बनाया तो हो गया। सिंगल में नहीं हो रहा है, डाइमर में हो रहा है। इसका मतलब है एक स्टेटमेंट लिखा आता है कि MnCO5 कैन वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है? दो तरह से ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है, या तो ये माइनस खा ले, या तो ये माइनस खा ले, यानी कि ये हो जाए क्या, +1 इलेक्ट्रॉन 36, यानी कि MnCO5 अगर ये माइनस हो जाए तो आ जाएगा EAN, कितना आ जाएगा, अब EAN आ जाएगा कितना, 36, फॉलो हो जाएगा। अगर ये माइनस आ जाए तो फॉलो हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, माइनस का मतलब है यहाँ एक +1 हो जाएगा ना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस है। अरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो बाहर माइनस और -1 ऐसे लिखोगे तो वो तो प्लस ही हो जाना है ना। ये 0 है, तुम इसको -1 लिखोगे, यहाँ माइनस तो होगा ही फॉर्मूले में, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगी, और -1 आएगी तो तुम -1 लिखोगे तो ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है, तुम तो सिंपल सा देखा करो कि माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम थोड़ी है, वो तो ज्यादा है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर में। तो इसका मतलब है MnCO5 जो है वो अपने आप को दो तरह से स्टेबल करता है, एक तो माइनस, दूसरा डाइमर बन के। डाइमर बन के भी देखो 36 बन रहा है ये। तो अगर स्टेटमेंट लिखा है कि MnCO5 स्टेबलाइज होता है, किस तरह से होता है, MnCO5 किस तरह से स्टेबलाइज होता है? एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा बेटा, तो हमने देखा कि MnCO5 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन खा के MnCO5 नेगेटिव बन रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कौन है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो MnCO5 जो है वो डाइमराइज होके भी स्टेबल होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, खुद रिड्यूस्ड होके। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो खुद का रिडक्शन करवा दे, सही कह रहे हैं। अच्छा, लगाओ दिमाग, ये तो देखो कर लिया है ना, ये हो गया है, बाकियों के फटाफट निकालो। ये वाला भी हमने पीछे अभी निकाला, आई थिंक FeCO8 है क्या? हम्म, FeCO8 है, ये भी निकाला है, पीछे कर लिया है। इसका निकालो, इसका निकालो, फटाफट करो, इसका भी निकालो। आ रहा हूं मैं, 1 मिनट, करो फटाफट। ऐसे ना जाओ पिया। यस, ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 0 प्लस 12, 37। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? ये भी पता तो होगा किसी को,
बोले एकदम से आ गया था सर, मेरे दिमाग में काला काला हो गया था सर, मेरी आंखों के सामने काला हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ था। अरे वेनेडियम का एटॉमिक नंबर निकाल, और कुछ नहीं है, वो भी याद नहीं होगा मुझे पता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। स्कैंडियम 21, 22, 23, सो ये 23 है। तो 23 कर दिया, उसके बाद 0 प्लस कितना कर दिया, 12, कितना हो गया 35। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है क्योंकि उसे एक कम करना है। सो दिस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन ये 35 का 36 बनना चाहता है, तो ये VCO6 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये VCO6 माइनस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो अगेन ये जो V अपना VCO6 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और VCO6 नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा। ये 37 वाला 36 होने के लिए क्या करे रे बबुआ, ये 37 वाला 36 होने के लिए क्या करे, तो ये MnCO6 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये MnCO6 पॉजिटिव बनेगा, ये कार रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा। बाकी तो आसान है, कर लिए होंगे। इसका तो मैंने खाली निकाल Fe2, ये वाला निकालो, Fe2 का 28 इंटू 2, सॉरी 26 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 18 एंड प्लस 2 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 26 2 52 52 18 70 70 2 72 72 सिंह डिवाइड बाई 2 कर दो, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास एक तो होता है 36 आएंगी 36 जाएंगी, 36 आएंगे 36 जाएंगे, पर आज की क्लास में तो सबसे ज्यादा 36 आए हैं गए नहीं हैं। 36 आएंगे 36 जाएंगे, ठीक है ठीक, आओ भाई बड़ा आतू एक सवाल मन में सूझ रहा है। हेलो, सवाल कर ले। पहला ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन NiCO4, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन MnCO6, तीसरा VCO6, चौथा CrCO6। लगाओ दिमाग, करो खटाक। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर सकता है? पोलू कराएं क्या क्यूट नाम बनाया है तूने, पोलू, मेरे लोलू। हम्म हम्म। 2 और 3 दोनों, क्यों? तो 35 हो रहा है ना।
बस पागल वागल है क्या? ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ भूल गया है? क्या हो गया तेरे को? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और अल्ट्रा शॉर्ट है, महागजनी। ले भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रेफरेंस के लिए पिछली वाली स्लाइड देखें, ठीक है? सिर्फ दूसरा, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। पिछली स्लाइड का बेड़ा गर्क कर दो। लो आओ कुछ स्पेशल एग्जांपल करते हैं फिर। आज ये नहीं हो पाएगा, आईयूपीएससी भी हम अगली बार करेंगे हैं? एक होता है बेटा के पीटी Cl3 C2H4, इसे बोलते हैं जीस सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? जीस सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी यूनिक चीजें होती हैं। क्या कहलाता है ये? जीस सॉल्ट। तो जीस सॉल्ट के अंदर जो यूनिक चीज है वो यही है कि जो C2H4 है वो पाई डोनर है बेटा यहाँ पे। बस तो डोनेशन से हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट होंगे। डोनेशन से हमें पता करना है इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट होंगे। अब EAN निकालो, पहली चीज तो EAN निकालो। पहली चीज इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो क्या, वो बताओ पहले तो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, करो करो कोशिश करो। क्या ऐसा भी क्या हो गया, ये रहा +1 जाएगा तो यहाँ -1 आएगा। ये तो न्यूट्रल होता है, 0 जाएगा। ये जाएगा प्लस -3 लेके तो +3 छोड़ेगा। +3 और बाहर का माइनस मिलके कितना हो जाएगा? +2। चलो, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया बेटा। सर हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हम कंप्लीट डाइमर का निकाल रहे हैं, फिर हमें एक बार में एक ही मेटल का निकालना है, यानी कि सिंगल यूनिट। ये 2 यूनिट से बनी हुई चीजें हैं, है ना? ये 2 यूनिट से बनी हुई चीजें हैं, तो हमें 1 यूनिट का ये नहीं निकालना होता है ना। इसलिए हम लास्ट में वापस डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, ताकि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, है ना, वो भी डिवाइड बाई 2 होके एक एक हो जाए अगेन अपनी अपनी तरफ, है ना? ठीक है, यस, निकालो फटाफट। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कौन निकालेगा पहले तो ये बताओ। पहले तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये कौन बताओगे? देखो जेड होता है इसका 78। अभी +2 है तो -2 हो गया, तो 78 -2। ठीक है भाई, 78 -2। फिर क्योंकि देता कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही है ना? उसे आप ईटा 2 लिखते थे, ईटा 2 इथीन। कुछ याद आ रहा है? C2H4 ऐसे करके। तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनर ही होता है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर ही होता है। तो ठीक है, हमें तो डोनेशन से मतलब है, तो 2 ही दे रहा है, कुछ खास परेशान नहीं करेगा तुमको ये। तो बस निकाल दो फिर कितना हो रहा है। Cl3 6 यहां से हो गए, 2 वहां से, 8 ही हो गए फिर तो, और क्या है? कितना हुआ? 76 और 8 84। 84 किसी EAN किसी का एटॉमिक नंबर होता है क्या? EAN रूल इज फॉलोड। क्यों? क्योंकि 84 जो है वो किसका होता है बेटा? 84 नहीं होता है किसी का। EAN रूल फॉलो नहीं होगा, सॉरी 54 होता है, मैं ही गलत कर गया। EAN रूल फॉलो नहीं होगा, 86 होता है, आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, 84 होगा, EAN रूल फॉलो नहीं करेगा, मेरी गलती भाई, माई बैड। वो 54 होता है जीनॉन। रेडॉन होता है बेटा 86। हाँ हाँ हाँ, अरे 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 अरे, तुम तो ऊपर ही चढ़ गए एकदम हैं। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बस, हाँ करो 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 करो।
आप करते रहना ऐसे बहुत सी देर तक। चलो नेक्स्ट, एक और चीज करते हैं, चलो। अगला एग्जांपल, ये कुछ यूनिक यूनिक चीजें हैं, करवा रहा हूं मैं, बढ़िया है, कभी सवाल आएगा ना। एक होता है बेटा फेरोसिन, Fe पाई C5H5 2। क्या होता है ये FeC5H5 2? इससे पहले कि आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये C5H5 जो होता है वो नेगेटिव होता है, कुछ याद होगा इसका, इसको बोलते हैं ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। कुछ याद आ रहा है? ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। और क्योंकि ये पाई लिखा हुआ है, तो ये जो है अभी इस तरह से काम कर रहा है। ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये ऐसे बिठाता है बीच में, दो है ना ये Fe, है ना। इसको, इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है, Fe यहां होता है ना, Fe2+। एक तो ये यहां पे इस तरह से एक छत बना लो ऐसी, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डोनेट होगी, और दूसरा भी यहां बना लो, और वो भी ऐसे ही। सैंडविच कंपाउंड है, एक ऊपर एक नीचे, ब्रेड की तरह। दो C5H5 ब्रेड की तरह ऐसे होते हैं, और बीच में Fe+2 होता है, इसे बोलते हैं फेरोसिन। ये अपने आप फेरोसिन का इधर कहाँ गया रे, नोट्स में से। चलो, तो पहली चीज, माइनस है ऑब्वियसली, बाहर जीरो है, लेकिन इधर से -2 हटाओ, +2 लगाओ, बाहर का जीरो और +2 मिलके हो गए Fe+2 में, ठीक है भाई। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो आयरन होता है 26, -2 कर दो, प्लस ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने साफ साफ इसके आगे पाई लिख दिया है, यानी कि यहां हो जाएंगे 12। 6 + 6 2 है ना बेटा, 6 ये दे रहा है, 6 ये दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 26 में से देखो 24 12 36 हो गई, ये लो। ठीक है, ये वाला तुमने, ये वाला मैंने किया, ये तुम करो अगला। क्रोमोसिन बोलते हैं उसे, ऐसा ही वाला होगा क्रोमोसिन, कुछ खास नहीं है ना। क्रोमोसिन बोलते हैं, बट उसमें बेंजीन होता है, बेंजीन, तो उसमें तो चिंता वाली बात नहीं है। C6H6 2, उसमें पाई और सिग्मा अलग अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिग्मा डोनरी, सॉरी पाई डोनरी होता है। तो ये करके दिखाओ, है ना, इसका एटॉमिक नंबर निकालो बेटा। बेंजीन करवा रखा है, जाके चेक करो, ऐसे लिगेंड्स करवा दिए हैं मैंने। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, निकाल। देखो जीरो है ऑब्वियसली, अंदर भी जीरो है, वो न्यूट्रल है ना। और ये कुछ ऐसा होता है, वही 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये कितना हो गया बेटा, 24 + 24, माइनस तो जीरो हो गया, प्लस ये कितने कर दूं, 12 कर दूं, अगेन ये कितना हो जाएगा, 36। 36 ही 36 है आज। बस आपका और मेरा आंकड़ा 36 का मत करना, आज के आंकड़े भले ही 36 के हों, ठीक है, लेकिन अब एक 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 होमवर्क दे रहा हूं, वो तुम करके लाओगे, पक्का। टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, टाइटेनियम, इसमें दो तो सिग्मा वाले C5H5 ले लो 2, और दो ले लो पाई वाले।
कर लोगे पक्का? ये वाला कॉम्प्लेक्स दिमाग लगाना, माइनस होता है, ये दोनों माइनस ही होते हैं। यहाँ सिग्मा है, वहाँ पाई है, जाके पीछे का नोट्स देख लेना, सिग्मा में ये कितना डोनर होता है, पाई में ये कितना डोनर होता है, तो डोनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन काउंट करना। कर लोगे पक्का? चलो भाई, चलो फिर ई एन मोर देन सफिशिएंट है। कल आईयूपीएससी स्टार्ट करेंगे, एंड करें क्लास को। बाकी जो डीपीपी वगैरह है उसमें ई एन, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मेटल कार्बोनिल्स के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, सिनर्जिक बॉन्डिंग के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा तो होते नहीं है वैसे। तो कल स्टार्टिंग में कुछ सिनर्जिक बॉन्डिंग के यूनिक केसेस लेके, बढ़िया वाले केस लेके, और ई एन के भी कुछ यूनिक केस बच रहे हैं, एक एक ही बच रहा है आई थिंक, है ना, उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं कल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।